नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर किंग के पैलेस में रोहित और अनिका दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। अनिका पहले आयशा मारवा से मिलती है और उसके बाद अब वो किंग के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया भी यहाँ पर महेंद्र को घुर घुर कर देख रहे थे और अब महेंद्र उन्हें बताने की कोशिश करता है कि आखिर जो राजीव ने सोचा था उसके उस प्लान से तो राजीव और महेंद्र के साथ जेल में क्या होने वाला था। वो कहता है कि वो तो अच्छी बात है कि शारदा जेल में रह के आई थी तो उसने अच्छी दोस्ती बनाई थी जेल में। यहाँ पर अब हम सभी तुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और तू खुद को मौत की ओर भी करीब लेकर जा रहा था। राजीव तू सच में गधा है यार, एकदम इडियट। इधर अपने दोस्त महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है मुझे ये थोड़ी ही ना पता था महेंद्र, और मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन कर सकता है। आखिर कौन है जिसने शीला को मारा है। इस बात पर अब महेंद्र पिरामल कहते हैं, देख राजीव, सर जी कुछ भी नहीं भूले हैं। तुम्हें तो उनके बारे में अच्छी तरह से पता है ना। अरे जिस तरह से उन्होंने तुझे तड़पा कर मारने के लिए तुझे कैद में रख लिया था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने धनंजय भाई को कहा और उन्होंने फिर भी इंसानियत के नाते या फिर अपनी बरसों पुरानी दोस्ती के नाते उन्होंने फिर भी तुम्हें एक चांस दिया और वो तुम्हें करण के साथ वहां से बचा कर लेकर आ गए। लेकिन भले ही सर जी के हाथों से वो दोनों तुम्हें बचा कर ले आए हों, लेकिन वो इस तरह से नहीं भूल सकते। वो तुम्हारी जान के अब भी उतने ही प्यासे हैं जितने वो पहले थे। इसलिए देखो राजीव, कुछ भी करने से पहले हमें ये बिल्कुल भी नहीं हमें बिल्कुल भी ये नहीं भूलना चाहिए कि सर जी इतनी आसानी से हम दोनों को तो नहीं छोड़ने वाले हैं। अरे वो तो तुम भगवान का शुक्र मनाओ, वो तो अच्छा है कि हम दोनों के भाई ढाल बनकर हमारे सामने खड़े हैं। एक बार तब खड़े थे जब वो सर जी के चंगुल से तुम्हें निकाल कर लाए थे, और एक अब की बार अगर सच में करण और धनंजय दोनों ही अगर मेरी आंखें नहीं खोलते तो अब तक तो शायद तुम और मैं उस जेल में ही सवा हो चुके होते। इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ महेंद्र, तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। सच में आज करण और धनंजय की वजह से एक बार फिर हम बच गए हैं। सच में वो सच में हमारे सामने, हमारी हर एक मुसीबत के सामने एक ढाल बनकर खड़े हुए हैं। सच में किसी ने सही कहा है कि भाई हो तो ऐसे हो, जहां वो दोनों हमें हर बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चलो पहले तुम मुझे ये बताओ महेंद्र के क्या तुम्हारी अंजलि से कोई बात हुई है? हाँ, वैसे अंजलि कहाँ पर है? क्या तुम्हें अंजलि के बारे में कुछ भी पता चला? क्योंकि यहाँ पर जब राजीव जेल में सरेंडर करने के लिए गया था तब तक तो अंजलि गुलेरिया हाउस में ही थी, लेकिन उसके बाद राजीव को अंजलि के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली थी कि आखिर अंजलि कहाँ पर है। वो भी अभी भी गुलेरिया हाउस में ही है या यहाँ से चली गई, और उसकी हालत कैसी है? क्योंकि जिस समय राजीव ने अंजलि को देखा था उस समय तो अंजलि की हालत काफी क्रिटिकल दिखाई दे रही थी, इसलिए वो अभी भी अंजलि के बारे में काफी चिंतित था। राजीव की इस बात को सुनकर अब महेंद्र पिरामल कहते हैं, देख यार, मुझे भी नहीं पता है कि आखिर अंजलि कहाँ है और कैसी है। वैसे भी सोचने वाली बात है ना राजीव। हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही तो था। अरे मैं जैसे तुम जेल में थे तो मैं भी तो जेल में ही था। तो अब तुम ही बताओ, मुझे अंजलि के बारे में कैसे पता हो सकता है? ये सुनते ही अब राजीव कहता है, हाँ तू ठीक कह रहा है महेंद्र, हम दोनों तो जेल में ही थे। चलो बाहर चलते हैं, बाहर चलकर किसी से पूछते हैं कि आखिर अंजलि कहाँ है, वो ठीक तो है ना। इधर राजीव की इस बात को सुनकर अब महेंद्र हाँ में अपने सिर को हिलाते हैं और अब वो यहाँ पर कहते हैं, देख राजीव, मुझे तुम्हारा तो पता नहीं है कि तुम अब आगे क्या करोगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं राजमहल जा रहा हूँ। वो तो तुमने कहा, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आ गया कि
ताकि पता नहीं तुम क्या क्या उल्टा सीधा सोचो। इसलिए देखो, जो काम के लिए मैं आया था वो काम हो गया है और अब मुझे राजमहल के लिए निकलना होगा। महेंद्र की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, ठीक है महेंद्र, चले जाना, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी एक बार नीचे तो चलते हैं अंजलि से के बारे में पूछने के लिए। इधर यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर अब महेंद्र कहता है, ठीक है फिर चलो। और यहाँ पर ये दोनों ही दोस्त आपस में बातें करते हुए ही अब नीचे हॉल में आ जाते हैं। जैसे ये दोनों हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर नंदिनी सभी को डिनर सर्व कर रही थी। नंदिनी को वहाँ पर काम पर लगा हुआ देखकर अब यहाँ पर राजीव और महेंद्र दोनों ही उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो तभी अब उन्हें देखकर अब नंदिनी कहती है, चाचा जी आइए ना। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, नंदिनी बेटा, वो करण कहाँ पर है? क्या तुमने करण को कहीं देखा? वो सुबह से कहीं दिख ही नहीं रहे। अब राजीव की बात को सुनकर अब नंदिनी कहती है, चाचा जी पता नहीं उन्हें कुछ, वो जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। एक्चुअली मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। नंदिनी की ये बात सुनते ही अब राजीव वहाँ पर एक चेयर पर बैठ जाता है। चेयर के पर बैठने के बाद राजीव यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि आखिर करण कहाँ पर है। अरे आज मेरी हियरिंग का दिन था और देखो करण वहाँ पर भी नहीं था। आखिर वो कहाँ बिजी है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। और ये भी यहाँ पर कुछ देर सोचने के बाद यहाँ पर राजीव अब अपने आप को नहीं रोक पाता। वो सीधे ही कहता है, अंजलि कहाँ पर है। इधर यहाँ पर इस बात को सुनकर वहाँ पे पास में बैठा हुआ मयूर गुलेरिया कहता है, अंकल वो अंजलि आंटी। अभी मयूर ने इतना ही कहा था कि उसकी इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया की धड़कनें और भी तेज हो जाती है कि आखिर कहीं ऐसा ना हो अंजलि को भी कुछ हो गया हो। मयूर को इस तरह से थोड़ा सा पोज देता हुआ देखकर यहाँ पर राजीव की धड़कनें तो ऊपर नीचे हो रही थी। इसलिए अब राजीव सीधे ही पूछता है, हाँ क्या अंजलि, क्या हुआ है अंजलि को? अंजलि ठीक तो है ना? इधर राजीव को इस तरह से थोड़ा सा अंजलि के बारे में वरी होता हुआ देखकर अब मयूर गुलेरिया कहता है, हाँ अंकल, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंजलि आंटी तो लंदन गई हुई है। जैसे ही मयूर ने ये कहा तो अब राजीव कहता है, लंदन गई है, लेकिन किसके साथ मयूर? और उनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो लंदन क्या करने गई? अब राजीव की इस बात को सुनकर अब मयूर कहता है, वो यहाँ पर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो स्वाति आंटी और रेखा आंटी के साथ वो लंदन चली गई, क्योंकि शायद स्वाति आंटी को वहां पर कुछ काम था तो वो अंजलि को अपने साथ लेकर गई है। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब राजीव अब महेंद्र की तरफ देखने लगता है। तो वहीं अब महेंद्र फिर अमल कहते हैं, मैं डिनर के बाद अब यहाँ से जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे अब राजमहल पहुँचना है। इस बात को सुनकर अब मयूर गुलेरिया कहता है, लेकिन आप अभी इस वक्त जाएंगे क्या? प्लीज आप थोड़ी देर और रुक जाते तो हमें और भी अच्छा लगता। वो क्या है ना, देखिए अभी यहाँ पर करण अंकल भी नहीं है। अब मयूर की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि वो रेवती दीदी को राजमहल में मेरी ज़रूरत होगी ना, और जब रेवती वहाँ पर जा चुकी है तो मुझे भी अब महल के लिए निकलना होगा, मुझे जाना चाहिए। ये कहते हुए ही अब महेंद्र अब अपने मील को एंजॉय करने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में और भी ज़्यादा सन्नाटा था। मानो मल्होत्रा हाउस को जो कुछ आज शीला के बारे में पता चला है उन सब के बारे में जानने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे मल्होत्रा हाउस किसी गम में डूब गया हो, किसी चिंता में, इवन एक गिल्ट में। क्योंकि यहाँ पर अब नानी माँ के रूम में अब किशन मामा अब उन्हें सब कुछ बता रहे थे, और जैसे किशन यहाँ पर नानी माँ को सब कुछ बताते हैं कि शीला ने कैसे रोहित के ऊपर हमले किए हैं, उन्होंने कैसे अंजलि के बच्चों को ही मारने की कोशिश की थी, और कैसे अब शीला ने ही उन दोनों को सच में मारा है। यहाँ पर शीला ने सच में कैसे हमारे ही परिवार के लोगों के ऊपर घाव किए हैं। इधर किशन मामा के मुंह से ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद तो अब नानी माँ को सच में किशन की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि सच में उसने एक बेटी को जन्म दिया है या एक नागिन को। अब यहाँ पर नानी माँ कहती है, ये क्या कह रहे हो किशन तुम? क्या शीला सच में इतना गिर गई थी? हाँ, जो तुम बात शीला के बारे में कह रहे हो
किशन, क्या वो सारी की सारी बातें सच्ची हैं? देख किशन, मुझे नहीं पता कि सच में शीला इतना गिर सकती है। प्लीज प्लीज किशन, एक बार कहो कि शीला इतना नहीं गिर सकती। मैं मानती हूँ कि शीला की जुबान कड़वी थी, लेकिन वो इतना गिर जाएगी इसके बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। नानी माँ की इस बातों को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, माँ मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा। मैं देखिए, मुझे भी जब कोर्ट में इन सारी की सारी बातों के बारे में पता चला माँ, तो मेरे लिए भी यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मुझे भी उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे कहाँ हम राजीव गुलेरिया को सजा दिलवाने के लिए, ये केस लड़ने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन वहां तो हमने देखा कि शीला खुद ही इतनी गिल्टी थी। अरे वहां पर उसके गुनाहों को देखने के बाद तो सच में मुझे ऐसे लगा कि इससे अच्छा तो वो पहले ही मर जाती। इधर किशन की इस बात को सुनकर अब नानी माँ कहती है, अरे सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि शीला के अंदर इतना पेट पाप भरा हुआ है। अरे उसे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आया क्या? जब उसने ये सब काम किए तो क्या उसकी अंतरात्मा ने एक बार उसे रोकना नहीं चाहा? हाँ, अब नानी माँ की इस बात को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं माँ। मुझे बचपन से ही यही लगता था कि मेरी बहन शीला बस अपनी जुबान की कड़वी है। वो जब भी अपना मुंह खोलती है तो उसके शब्द बसे तीखे ही निकलते थे, लेकिन उसका दिल साफ है। मैं तो यही सोचता था, लेकिन मुझे क्या पता था। अरे मेरी तो आंखें वहां पर कोर्ट में जाने के बाद खुली है। मुझे तो कोर्ट में पता चला कि शीला ने क्या क्या किया है। हाँ, मारवा परिवार के लिए, अंजलि के लिए। अरे सच में शीला जैसी निर्दयी औरत शायद कोई हो ही नहीं सकती। और पता है माँ, इतना नहीं आपसे मुझे एक पूछना है। क्या आपको याद है जब सालों पहले आयशा मारवा जब रोहित को जन्म देने वाली थी, जब उनकी प्रेगनेंसी की खबरें चली हुई थी, तो उस वक्त वो कहीं और नहीं बल्कि वो राजमहल में बड़ी रानी और धनंजय पीरामल की सिक्योरिटी में थी। क्या आपको ये बात पता है? ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, हाँ किशन, मुझे पता है, क्योंकि उस समय ये खबर मेरे कानों में आई तो जरूर थी, लेकिन ये तो एक बहुत ही पुरानी बात है ना किशन। तुम इतने सालों के बाद इस बात को क्यों उठा रहे हो? अरे बरसों हो गए हैं इस बात को। अब इस वक्त इसे उठाने का क्या फायदा है, या इसके साथ भी कुछ जुड़ा हुआ है इधर अब यहाँ पर? और वैसे भी उस बात का शीला से क्या लेना देना है? क्योंकि देख किशन, हम तो यहाँ पर बात शीला की कर रहे हैं ना, तो तुमने ये बात बीच में क्यों उठाई? नानी माँ की ये बात सुनते ही अब किशन मामा अपने आप को रोक नहीं पाते, और अब किशन मामा कहते हैं, ताल्लुक है माँ, शीला से ही ताल्लुक है। उस वक्त आपको पता है कि आयशा मारवा की क्या हालत हो गई थी? क्या आपको उनकी हालत के बारे में कभी सुनने को मिला था? किशन की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, मेरे कानों में खबर तो आई थी, लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर पता था कि उस समय आयशा की हालत ठीक नहीं थी, और उस समय धनंजय भी मारवा हाउस के लोगों से बहुत ही नाराज हुआ था, और उसने तो मारवा हाउस में साफ साफ कह दिया था कि जब तक आयशा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, वो तब तक इंडिया में वापस ही नहीं आएंगे। और वो अब सुहासिनी मारवा से भी काफी नाराज थे। जैसे ही आयशा के साथ ये सब हुआ था ना बेटा, वैसे तो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करें, क्योंकि मेरे सुनने में आया था कि आयशा की उस समय बहुत ही बुरी हालत थी। ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, माँ वैसा ही किसी और ने, माँ जो हालत वहाँ पर उस समय आयशा मारवा की थी, वैसा ही शीला ने स्वाति दीदी के लिए प्लान किया था, क्योंकि शीला ने ये सारा का सारा प्लान स्वाति दीदी के लिए करने के लिए कहा था, और उस समय स्वाति भी तो खुद प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही अब नानी माँ के तो एकदम से ही होश उड़ जाते हैं, जब उसे पता चलता है कि शीला ने ये सारा का सारा प्लान स्वाति मल्होत्रा के लिए किया था, ना कि आयशा के लिए। लेकिन उस समय स्वाति की किस्मत अच्छी थी कि स्वाति तो उस समय बच गई थी, लेकिन आयशा उन सब से नहीं बच पाई। और शीला ने कैसे अपने लोगों के द्वारा आयशा की हड्डियों को किस तरह से तुड़वाया था।
ये सब सुनकर तो अब नानी माँ को सच में एक इतनी जोर का शौक लगता है कि वो यहाँ पर कुछ पल के लिए तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अब थोड़ी देर अब अपने आप को संभालने के बाद अब नानी माँ कहती है, किशन किशन क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? हाँ, मैं जो मेरी ही औलाद ऐसे रास्ते पर चल पड़ी। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद ऐसी होगी। अरे आज वो इस दुनिया में नहीं है किशन। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि आज वो दुनिया में ही नहीं है। उसकी मौत का दुख मुझे जरूर है क्योंकि मैंने उसे पैदा किया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अब वो तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शीला को मानो उसके ही कर्मों की सजा मिली हो। अरे शीला को तो फिर उसी दिन ही मर जाना चाहिए था जिस दिन वो पैदा हुई थी, क्योंकि सच में वो एक औरत के नाम पर भी कलंक है। और ये कहते हुए ही नानी माँ भी एकदम से ही खामोश हो जाती है। यहाँ पर अब इस कमरे में कुछ पल के लिए ना नानी माँ कुछ कहती है ना ही अब किशन मामा कुछ कहते हैं, मानो दोनों ही अपने अपने गिल्ट में थे। कमरे में कुछ देर तक खामोशी थी। तभी अब इस खामोशी को तोड़ते हुए अब नानी माँ फिर से कहती है, बेटा किशन, वो कृष्णा को इसके बारे में देखो कुछ भी नहीं बताना। उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो क्या है ना कि वो भी बच्ची है, और अगर वो अपनी माँ के बारे में ये सब सुनेगी कि उसकी माँ कैसी थी, उसकी माँ ने क्या क्या कारनामे किए हैं, तो बेचारी बच्ची एक तो पहले ही दुख में है, और ये सब सुनने के बाद तो वो पता नहीं उसके मन पर क्या बीतेगी। इसलिए प्लीज किशन, कृष्णा के लिए ये सब उसे मत कहना। तुम इस बात का ख्याल रखना। नानी माँ की इस बात को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, हाँ माँ, मैं जरूर ख्याल रखूंगा। और वैसे भी कृष्णा तो अभी क्रिश के साथ मॉल गई है ना, क्योंकि वो काफ़ी अपसेट थी। तो क्रिश उसे मॉल में शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया है, ताकि वहाँ पर जाने के बाद उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। हाँ, वे यहाँ पर रह कर वो बच्ची सच में बस शीला की ही बातों में से बातें निकालती रहती थी, उसकी तस्वीर को देखती रहती है। इस बात पर अब नानी माँ कहती है, उसका जो भी मन करे ना किशन, उसे करने दो। उस बच्ची का मन लगा रहेगा। वैसे मुझे अंजलि की काफी चिंता हो रही है। मैं उसकी हालत अब समझ सकती हूँ। अरे एक बेटी को हमने विदा किया और दूसरी इस दुनिया से विदा हो गई। ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, माँ स्वाति अंजलि के साथ है ना, तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता है स्वाति और अंजलि काफी पुरानी दोस्त थी। और अगर अब स्वाति अंजलि के साथ है तो वो अंजलि को जरूर इस दुख में से भी निकाल लेगी, वो उसे अच्छी तरह से संभाल लेगी। मुझे यकीन है स्वाति के साथ रहने से अंजलि जल्द से जल्द ठीक होकर यहाँ पर वापस आ जाएगी और सब कुछ फिर से पहले जैसे ही हो जाएगा माँ, जैसे पहले हुआ करता था। अब किशन की इस बात को सुनकर अब नानी माँ कहती है, नहीं किशन, ऐसा अब सब कुछ नहीं होगा। अब कुछ भी पहले जैसा कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो हालात हो गए हैं उसके बाद तो मुझे नहीं लगता ये सब कभी नॉर्मल हो पाएगा। इस घर की बेटी ने इस घर की बहू के बच्चों को मारा है, तो अब तुम ही बताओ ये सब नॉर्मल कैसे होगा। अंजलि के लिए ये सब भूलना इतना आसान नहीं होगा किशन। ये कहते हुए ही नानी माँ भी एकदम से खामोश हो जाती है। तो वहीं अब किशन मामा भी अपनी ही एक गहरी सोच में चले जाते हैं। सच में यहाँ पर नानी माँ की बातों को सुनकर अब किशन मामा थोड़े से और घबरा जाते हैं कि क्या इसका मतलब ये होगा कि क्या अंजलि कभी अब मल्होत्रा हाउस में ही नहीं आएगी, क्या वो कभी इन सब बातों से निकल पाएगी या नहीं। और उन्हें अब शीला के किए हुए पर काफी शर्मिंदगी भी हो रही थी। इधर नानी माँ अब यहाँ पर किशन से फिर से कहती है, बेटा वो क्या है ना, देखो इतना कुछ हो गया और हमारी ही गलती है कि हमने राजीव को भी गलत समझ लिया। इसलिए मुझे सबसे पहले राजीव से मिलना है और राजीव से मिलकर मुझे उससे अपनी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि इन सब में तो राजीव गुलेरिया की कोई गलती भी नहीं थी। ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ही क्यों माँ, मैं भी राजीव गुलेरिया से मिलना चाहता हूँ और मैं भी उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
सच में हमने अपनी बहन के ऊपर अंधा विश्वास करके हमने राजीव को ही गलत समझा। और ये कहते हुए ही किशन मामा अब फिर से अपनी सोच में थे। तो वहीं इधर दूसरी तरफ प्रत्युष दीवान के हाथों में भी यहाँ पर कुछ रिपोर्ट थी और वो अब उन रिपोर्ट को देखकर अब यही सोचते हैं, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि उस लैब में वो ब्लड किसका था। हाँ बस ये कहते हुए ही वो अब एक एक करके सभी रिपोर्ट्स को अब आपस में चेक करने लगते हैं। और अब उन्हें चेक करने के बाद वो अब अपने मन में ही कहते हैं, माँ जी का ब्लड तो नहीं है, लेकिन किशन का उस ब्लड के साथ कुछ हद तक मैच हो रहा है। क्या हो सकता है वहाँ पर। प्रत्युष दीवान अभी अपनी ही सोच में थे। वो यहाँ पर इस खून को मल्होत्रा हाउस के लोगों के खून की ब्लड रिपोर्ट के साथ मैच कर रहे थे। इसलिए वो यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज थे और सोचते हैं कि आखिर कौन हो सकता है उस लैब में जिसका ब्लड वहाँ पर गिरा हुआ था। एक तरफ जहाँ पर प्रत्युष दीवान यहाँ पर अपने ही कैलकुलेशंस लगाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका अब यहाँ पर उनके रूम के सामने आकर अब दरवाजे को नॉक करने लगती है। इधर से जैसे ही अनिका ने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया तो अंदर क्योंकि किंग थे इसलिए किंग अब वहां पर आकर दरवाजे को खोल देते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने किंग को देखकर अब अनिका कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब अनिका की इस बात पर अब किंग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो अब यहाँ पर दरवाजे को खोलकर वापस से अपने कमरे की तरफ अंदर बढ़ जाते हैं। ये देखकर अब अनिका भी जल्दी से अंदर आ जाती है और अब वो सबसे पहले यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देती है। दरवाजे को बंद करने के बाद अनिका यहाँ पर किंग से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनिका के कहने से पहले ही कहते हैं, नई रानी को किंग की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप अब फ्रांस की नई रानी जो बन चुकी हैं। किंग की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, थैंक यू किंग, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए था, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग अनिका को देखते हैं और कहते हैं, राजमहल से 500 मीटर दूर बने एक घर में एक परिवार रहता है अनिका। वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला होगी जो कि एक वक्त था जब वो बुजुर्ग महिला रानी अवंतिका की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड थी। और हाँ, अवंतिका के रूम में जाने का रास्ता मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ ने ये कहते हुए ही किंग अब अपनी बात को अधूरा छोड़ देते हैं और वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इधर उनको इस तरह से खामोश होता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए प्लीज़ आप अपनी बात को पूरी कीजिए, लेकिन के बाद आप क्या कहना चाहते थे। अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग अनिका की तरफ मुड़कर देखते हैं और अब वो अनिका से कहते हैं, लेकिन उस दरवाजे को एक बेटे ने बंद किया था अनिका, और उस दरवाजे को बंद करने का उसके पास एक मकसद था, क्योंकि वो उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करके अपनी बहन की प्रोटेक्शन करना चाहता था। अरे सब कुछ जानते हुए भी वो बिल्कुल इतने सालों से खामोश था। उसने हर जगह से अपनी माँ की तस्वीर ही हटा दी थी, और जितनी तस्वीर उसकी माँ की उस राजमहल में थी उस समय वो उसने अपनी माँ के रूम में रखवा दी। हमारी जनरेशन के लोग ही जानते हैं कि अवंतिका कौन थी और वो कैसी दिखाई देती थी। उसके अलावा सिर्फ एक धनंजय ही है जिसने अवंतिका को देखा है। देखो अनिका, अगर अवंतिका का चेहरा अगर सामने आ गया ना तो राजमहल के दुश्मन वहाँ अवंतिका के दुश्मन तो थे ही, और उन्होंने उन्हें तो मौत के घाट उतार ही दिया, लेकिन वो फिर तुम्हारे साथ तुम्हें तो अपनी जान का खतरा है ही, लेकिन तुम्हारे साथ वो रिया के पीछे भी पड़ जाएंगे। इससे रिया की जान भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि वो कभी भी अवंतिका की ब्लड लाइन को रानी की पदवी पर नहीं देख सकते हैं। और उन्हें पता है कि अगर उन्हें यह सब पता चल गया तो वो बिल्कुल भी उसकी ब्लड लाइन में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अनिका, मैं तुम्हें ये बात बताकर तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किसी से नहीं डरती हो, और तुम शायद उन लोगों के साथ फाइट भी कर सकती हो, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए ही शायद इसीलिए ही तुम्हारी माँ को और मुझे दुनिया के सामने मरना भी दिखाना पड़ा। तो शायद तुम अच्छी तरह से समझ सकती हो कि मैं तुम्हें क्या कहने जा रहा हूँ।
हूँ। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, अब तो आपकी बातें सुनकर सच में अब मेरा मन और भी पक्का हो गया है उनके बारे में जानने का। अब मैं किसी भी हाल में बस उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरी नानी माँ कैसी थी। अनिका की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, ठीक है अनिका, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी के उस कमरे में जाने से पहले एक बार उसे खोलने से पहले धनंजय की परमिशन ले लेना, क्योंकि धनंजय की परमिशन के बिना उस रूम में देखो बिल्कुल भी मत जाना। अब किंग की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, देखिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जब तक मुझे अपनी नानी माँ के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता है मैं तब तक उनका वेट करूंगी। वो आ गए तो अच्छी बात है, वरना मैं उस रूम के दरवाजे को खोल दूंगी, फिर मैं उनका और इंतजार नहीं कर पाऊंगी। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, ठीक है अनिका, वैसे भी तुम कहाँ किसकी सुनने वाली हो, तुम तो हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करती हो ना। एनीवे, वैसे आज रात तुम दोनों यहीं पर ही रुकोगे या फिर अभी ही जाने का इरादा है। किंग की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि आज रात तो हम यहीं पर ही रुकेंगे, या क्योंकि हमें बच्चों के साथ भी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। कितना समय हो गया हमें बच्चों से मिले हुए। अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, ठीक है फिर तुम दोनों यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे अनिका कि इसका असर तीनों बच्चों के शेड्यूल पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। वो जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं वैसे ही अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। किंग की बात सुनते ही अनिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो इधर अब किंग यहाँ पर अनिका को फिर से कहते हैं, वैसे अनिका, आज रात अगर तुम लोग यहाँ रुक ही रहे हो तो अच्छा ही है, तुम यहाँ पर आई हो। तो ये कहते हुए ही अब किंग अपने टेबल से अब कुछ पेपर निकालते हैं और अब वो अनिका की तरफ बढ़ा देते हैं। और जब वो अनिका की तरफ उन्हें बढ़ा रहे थे तो अनिका अब किंग से कहती हैं, ये क्या है। अब यहाँ पर अनिका के इस सवाल को सुनकर अब किंग कहते हैं, खुद ही देख लो अनिका, ये बच्चों के क्वेश्चन पेपर हैं और उनके साथ ये कुछ आंसर शीट भी हैं। देखो वक्त हो गया है, अभी कुछ ही देर में तीनों ही बच्चे अभी 5th फ्लोर में बने हुए स्टडी रूम में जाने ही वाले होंगे। तो तुम भी वहां पर जाओ। और हाँ, उनका 3 घंटे का एग्जाम है, तो तुम्हें ये सब चेक करना है कि बच्चे चीटिंग ना करें। देखो आर्यन और अलेक्जेंडर का तो मुझे पता है कि वो उन दोनों को तो सब कुछ आता ही होगा। अब किंग की इस बात पर अनिका कहती है, मेरे बच्चे चीटर नहीं हैं। ये अनिका के मुंह से ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, लेकिन अनिका, क्या ये बात तुम रिया के लिए भी कह सकती हो, क्योंकि रिया तो कभी पढ़ती भी नहीं है। तो क्या तुम श्योर हो कि रिया बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेगी। इस बात पर अब अनिका कहती है, देखिए किंग, वो शरारती जरूर है, लेकिन रिया चीटर नहीं है, और ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और ये कहते हुए ही अनिका अब किंग के हाथ से उन पेपर्स को लेकर अब वो वहाँ से रूम से निकलकर सीधा ही 5th फ्लोर की तरफ जाने लगती है। और जैसे ही अब यहाँ पर कुछ ही डिस्टेंस के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो पूरा का पूरा फ्लोर अब यहाँ पर अपने आप में ही एक स्कूल और कॉलेज से कम नहीं लग रहा था। यहाँ पर आने के बाद यहाँ का इन्वायरमेंट सच में सब कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे ही अनिका किसी स्कूल या कॉलेज में ही आ गई हो। एक रूम को यहाँ पर पूरा का पूरा लाइब्रेरी बनाया हुआ था, जिसके अंदर पूरी बुक्स के साथ साथ न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी की बुक्स भी वहीं पर ही अवेलेबल थी। साथ के साथ उसमें स्कूल के सिलेबस की भी बुक रखी हुई थी। और लाइब्रेरी के बगल में ही यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब भी थी, जहाँ पर हर एक एडवांस कंप्यूटर रखे गए थे, हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इनमें यूज किया गया था। ये सब देखकर अब अनिका कहती है, इन्हें तो सच में बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग तो यहाँ पर ही अपना सारा का सारा काम कर सकते हैं। इन्हें ना स्कूल की ज़रूरत है और ना ही कॉलेज की। पूरा फ्लोर देखने के बाद अब अनिका को यहाँ पर काफ़ी खुशी होती है। इस फ्लोर पर आते ही अब अनिका कहती है कि यहाँ पर तो जो कोई भी आएगा उसका तो अपने आप ही पढ़ने का मन करेगा। सच में कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है। यहाँ अनिका अब सब कुछ देख ही रही थी, क्योंकि अनिका यहाँ पर आने के बाद अनिका को ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लगता है। जब अनिका यहाँ पर आई तो तभी उसके कानों में अब बच्चों की आवाज़ भी आती है। वो अब जैसे ही अनिका पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसके तीनों
के तीनों बच्चे उसके सामने खड़े थे। वो यहाँ पर इसी कमरे की तरफ ही बढ़ रहे थे। जैसे ही इधर बच्चों की नजर अब अनिका पर गई तो बच्चों ने तो ये सोचा ही नहीं था कि उनकी मॉम यहाँ पर किंग के पैलेस में आई हुई है, यानी कि अलेक्जेंडर के बड़ी के पैलेस में आई हुई है। अनिका को जैसे ही तीनों बच्चों ने वहाँ पर देखा तो वे दौड़कर जल्दी से अनिका के पास आ जाते हैं और अनिका को एक जोर का हक कर लेते हैं। जानो ना जाने कितने ही लंबे समय के बाद वो अनिका से मिल रहे हैं। तो वहीं अनिका भी एकदम से अपने बच्चों को इस तरह से अपने सामने देखकर थोड़ी सी इमोशनल जरूर हो गई थी और वो यहाँ पर अब अपने बच्चों को तीनों को ही एक साथ गले लगाकर अब उन्हें ढेर सारा प्यार करती है। साथ के साथ अब वो यहाँ पर कहती है, आप तीनों ठीक तो है ना? आप तीनों का मन लग गया? आप लोगों का शेड्यूल कैसा है? यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक ही बार में अनिका ने ना जाने ही यहाँ पर बच्चों से कितने ही सवाल कर लिए थे। आर्यन और अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मम्मा उनके लिए थोड़ी सी परेशान जरूर थी, लेकिन यहाँ पर अब रिया तो खुद यहाँ पर आने के बाद परेशान हो रखी थी, जबकि आर्यन और अलेक्जेंडर तो दोनों यहाँ पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इसलिए आर्यन और अलेक्जेंडर तो कहते हैं, मम्मा प्लीज थोड़ा सा आराम कीजिए, देखिए पहले हमें बोलने का मौका तो दीजिए। अब ये सुनते ही अनिका चुप हो जाती है। तो अब यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अब एक साथ कहते हैं, डोंट वरी मम्मा, हम ठीक हैं और आई होप कि आप भी ठीक होंगी। अब यहाँ पर अपने बच्चों आर्यन और अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अनिका को एक सुकून मिलता है, लेकिन जब वो यहाँ पर रिया की तरफ देखती है तो रिया के चेहरे पर एक उदासी थी। अब रिया के चेहरे पर इस उदासी को देखकर अब अनिका कहती है, क्या बात है रिया, क्या आपको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा? अपनी मम्मा के इस सवाल को सुनकर अब रिया कहती है, मम्मा सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर अच्छा तो लगता है, लेकिन वो क्या है ना कि हमारा शेड्यूल यहाँ पर अलेक्जेंडर के बड़ी ने इतना टाइट कर दिया है ना कि सच में मुझे तो अब मेरे गेम तक खेलने का समय ही नहीं मिलता। मम्मा क्या आप उनसे मिलकर मेरे इस शेड्यूल को थोड़ा सा लाइट करवा देंगी? प्लीज मम्मा, देखिए आपको तो पता ही है ना कि मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर रिया की इस बात को सुनकर अब अनिका और अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।